विकास दुबे और उसके साथियों की धरपकड़ पुलिस ने तेज कर दी है। आज भी एक साथी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। विकास के 2 साथियों का पुलिस एनकाउंटर भी कर चुकी है। कुल 21 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। आईजी का कहना है कि जो भी विकास की मदद में लिप्त होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर हत्याकांड के आरोपी विकास दुबे की तलाश तेज हो गई है। बहराइच में बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बॉर्डर के पास एसएसबी ने विकास दुबे के पोस्टर लगा दिए हैं। कुख्यात हिस्ट्री शूटर के नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी की जा रही है। विकास दुबे के पुराने केस फिर खोले जाएंगे। यूपी सरकार सभी आपराधिक केस फिर खोलेगी। आशंका जताई जा रही है कि प्रिंसिपल की हत्या केस को फिर से पुलिस खोल सकती है। विकास दुबे संतोष शुक्ला हत्या केस में निचली अदालत में बरी हो चुका है। आपको बता दें कि प्रिंसिपल की हत्या मामले में उम्र कैद काट रहा विकास दुबे जमानत पर बाहर था। औरैया के दिबियापुर बाईपास के एलजी गार्डन गेस्ट हाउस के पास अज्ञात कार मिलने से सनसनी फैल गई। लखनऊ के नंबर की कार किसी अमित दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। आशंका जताई जा रही है कि कानपुर मुठभेड़ कांड में फरार आरोपियों ने इस कार का प्रयोग किया है। गाड़ी के अंदर संदिग्ध कागज और गाड़ी की चाबी भी लगी हुई मिली। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। औरैया के बाद कानपुर में भी 3 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। गाड़ियों के विकास दुबे कनेक्शन की जांच की जा रही है। दरअसल विजयनगर चौराहे से पहले गाड़ी खड़ी करके युवक गायब हो गए। पुलिस बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों की जांच कर रही है। गाड़ी व्यापारी जय वाजपेयी की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने जय वाजपेयी को पूछताछ के लिए बुलाया है। कानपुर कांड में विकास दुबे के नौकर ने बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि पुलिस ने विकास दुबे को दबिश की सूचना दी थी। सूचना मिलने के बाद हथियारबंद साथियों को विकास दुबे ने बुलाया था। आपको बता दें कि नौकर की बंदूक छीनकर विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई थी। कानपुर कांड का अपराधी विकास दुबे का लखनऊ वाला मकान भी ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही अपराधी के भाई दीप प्रकाश का भी मकान ध्वस्त किया जाएगा। कृष्णानगर की इंद्रलोक कॉलोनी में दोनों के मकान हैं। शासन के निर्देशों के बाद एलडीए इंजीनियरों ने फाइल बनाई है। एलडीए दोनों के मकान ढाने के पुख्ता आधार खोजने में जुटा हुआ है। कानपुर कांड में पुलिसकर्मियों के हमले पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। हमले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। एडीएम एलए प्रमोद शंकर शुक्ला इसकी जांच करेंगे। कानपुर कांड में पुलिस पर हमला करने वाला दयाशंकर अग्निहोत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के बाद दयाशंकर अग्निहोत्री की गिरफ्तारी हुई है। मुठभेड़ के दौरान दयाशंकर अग्निहोत्री को पैर में गोली लगी। आपको बता दें कि दयाशंकर अग्निहोत्री विकास दुबे का साथी है। दयाशंकर अग्निहोत्री 25,000 का इनामी है। कानपुर पुलिस हत्याकांड में लाइनमैन का बड़ा खुलासा हुआ है। एनकाउंटर से पहले बिजली कटवाने के लिए चौबेपुर थाने से ही फोन आया था। लाइनमैन से बातचीत में इस बात का खुलासा हुआ है। बातचीत में पता चला कि अखिलेश नाम के पुलिस वाले ने बिजली काटने के लिए फोन किया था। कानपुर मामले में अपराधी विकास दुबे अपने संग लाइव सबूत तक ले गया। घर का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी सीसीटीवी का डीवीआर नहीं मिला। विकास के घर के बाहर हर दिशा में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। विकास ने पूरी तैयारी और साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया है। कानपुर कांड में पुलिस ने कोचिंग संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि कोचिंग संचालक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहा था। आपत्तिजनक पोस्ट डालने के बाद कार्रवाई की गई है। कानपुर कांड में विकास दुबे पर घोषित इनाम की धनराशि बढ़ा दी गई है। इनाम को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर पहले 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। वारदात में शामिल 18 नामजद आरोपियों पर भी इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा है। लेह से लौटने के बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। दोनों के बीच 30 मिनट से ज्यादा बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बातचीत की।
आज आषाढ़ माह की गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन गुरु की पूजा की जाती है। शिष्य की तरफ से गुरु की उपासना का विशेष महत्व आज के दिन माना जाता है। पीएम मोदी ने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्विटर हैंडल पर संदेश जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन उन गुरुओं को सम्मान देने का है जिन्होंने हमारे जीवन को सार्थक बनाया है। साथ ही कहा कि जीवन को सार्थक बनाने वाले गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने का आज विशेष दिन है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। कोरोना की वजह से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। लिखित और ऑनलाइन के जरिए सीएम योगी ने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। सीएम योगी ने लखनऊ में वन महोत्सव के अंतर्गत 25 करोड़ पौधे लगाने के बड़े अभियान का शुभारंभ किया। इसी के तहत सीएम योगी ने लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में हरिशंकरी का पौधा रोपा। यूपी में अब तक 5,68,35,742 पौधे लगाए गए हैं। प्रदेश भर में पौधारोपण के साथ जियो टैगिंग का काम भी जारी है। दुनिया में हर दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस की संख्या 1,13,00,000 पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 लाख से अधिक हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार तेजी से अस्थायी बेड वाले अस्पतालों का भी निर्माण करा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने डीआरडीओ की तरफ से तैयार सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल का दौरा किया। बता दें कि इसमें कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद में सरकार से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप मच गया है। उनके संपर्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों और अधिकारियों के भी सैंपल लिए गए। देर रात मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बुलंदशहर में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर श्रद्धालुओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने गंगा घाट के नजदीक सजी दुकानों का सामान भी फेंक दिया। आपको बता दें कि श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने पहुंचे थे। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर दिल्ली से लौटी महिला की कोरोना जांच कराए बिना ही जनरल वार्ड में भर्ती करा लिया गया और महिला की नॉर्मल डिलीवरी करा दी गई। वहीं महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। फिलहाल महिला और उसके बच्चे को कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बागपत में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बढ़ गया है। एक दिन में 21 नए केस सामने आए हैं। बागपत में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 342 पहुंच चुकी है। अगर एक्टिव केस की बात करें तो उसकी संख्या 121 है। गलवान घाटी में चीन की नापाक हरकत के बाद भारत ने कमर कस ली है। भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को तैयार रहने के लिए तो कह ही दिया है, वहीं दूसरी तरफ सीमा के पास अपने युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन भी तेज कर दिए हैं। सीमा पर सुखोई और अपाचे ऑपरेशन करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की जनता को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के लोगों को अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूं। पीएम मोदी के इस बधाई संदेश पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिप्लाई में कहा कि शुक्रिया मेरे दोस्त, अमेरिका भारत से प्यार करता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे पर अभी भी संशय बरकरार है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकांश नेताओं की तरफ से इस्तीफे का दबाव बढ़ाने के बावजूद ओली अपनी चाल से विरोधी गुट को मात देने में लगे हुए हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 9 में से 6 सदस्यों ने प्रधानमंत्री को सोमवार तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है। चीन से दोस्ती पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को महंगी पड़ने लगी है। वह अपने ही देश में घिर गए हैं। चीन के समर्थन को लेकर पाकिस्तान के विदेश विभाग ने इमरान खान को चेतावनी दी है। विदेश विभाग ने कहा है कि अगर पाकिस्तान चीन का समर्थन करना नहीं छोड़ता है तो उसे वैश्विक स्तर पर अलगाव का सामना करना पड़ सकता है।
पिछले एक सप्ताह से जब से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया है, तब से अभी तक करीब 6,600 लोगों को यहां का मूल निवास प्रमाण पत्र मिल चुका है। इनमें बड़ी संख्या में गोरखा समुदाय के रिटायर्ड सैनिक और अफसर हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद ये लोग यहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पुलवामा में एक बार फिर सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने आईईडी हमले के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की। आईईडी ब्लास्ट में एक जवान के घायल होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आतंकियों ने सड़क किनारे आईईडी विस्फोटक लगाए थे और गश्त लगा रहे काफिलों को अपना निशाना बनाया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले की आज 15वीं बरसी हुई है। इसे देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 5 जुलाई 2005 में आतंकी हमला हुआ था। मंदिर के गर्भगृह में आतंकी हमला हुआ था। राम जन्मभूमि के रामकोट क्षेत्र को सील कर दिया गया है। भारतीय रेल पैसेंजर ट्रेनों के संचालन के लिए नया टाइम टेबल तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि अब सभी ट्रेनों के हॉल्ट स्टेशन की संख्या कम की जाएगी, जिससे ये ट्रेनें अपने गंतव्य पर पहुंचने से यात्रा समय को पहले से कम कर सकें। जापान के क्यूशू द्वीप पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। द्वीप पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के कारण स्थानीय प्रशासन ने लाखों लोगों को अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश जारी किया है। बीते 3 दिनों से उमस और गर्मी झेल रही दिल्ली एनसीआर को बारिश से राहत मिल गई है। देर रात करीब 3:15 बजे से दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। रात में करीब 40 से 45 मिनट तक काफी तेज बारिश हुई। कोरोना वायरस के बीच मुंबई बारिश से भी बेहाल हो गई है। भारी बारिश के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई के साथ साथ रायगढ़, ठाणे, नासिक और पालघर में भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश ने ट्रैफिक और की रफ्तार थाम दी है। सबवे, सड़कें हों या नाले, सब कुछ ओवरफ्लो हो गए हैं। असम में बाढ़ से 2 और लोगों की मौत हो गई है और इससे 18 जिलों में 10,75,000 लोग प्रभावित हुए हैं। एक सरकारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। राज्य में मृतकों की संख्या 61 हो गई है, जिनमें से 37 लोगों की मौत बाढ़ के कारण हुई है और 24 लोगों की मौत लगातार हुई बारिश के कारण भूस्खलन से हुई है। चमोली में देर रात भारी बारिश के चलते लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। नंदप्रयाग मार्ग पर चेतना के पास लोगों के घरों में मलबा घुस गया, जिसकी चपेट में लोगों के जरूरी सामान और वाहन आ गए। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन घटना के बाद लोगों में बारिश को लेकर खौफ है। श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से श्रीकोट इलाके में एक शख्स नदी के बीचों बीच फंस गया। स्थानीय लोगों की नजर जब उस शख्स पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने एसडीआरएफ और जल पुलिस ने शख्स को सही सलामत नदी से बाहर निकाला। मसूरी के पिक्टर पैलेस के करीब टैक्सी स्टैंड पर भारी बारिश और तेज आंधी के चलते एक विशालकाय पेड़ रोड पर आ गिरा। पेड़ के चपेट में आकर सड़क किनारे खड़ी 3 गाड़ियां और एक गेस्ट हाउस क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि हादसे के वक्त मौके पर कोई मौजूद नहीं था। पेड़ गिरने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। विकासनगर में बारिश का पानी सड़क से लेकर लोगों के घर तक में घुस गया है। बारिश का पानी घर में घुसने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं बारिश होने से नगर निगम की पोल भी खुल गई है। दरअसल सड़क किनारे बना नाला पूरी तरह से चौक पड़ा हुआ है, जिसकी सफाई नहीं कराई गई है। संभल में श्रद्धालुओं को गंगा नहाते समय एक पत्थर तैरता हुआ दिखाई दिया। तैरते हुए पत्थर को लोग दैवीय शक्ति मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग पत्थर को भगवान राम के समुद्र पर बनाए गए पुल से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे भगवान शिव का रूप मान रहे हैं। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019 और 2020 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तक
बढ़ा दी है। शनिवार को आयकर विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना महामारी के चलते मौजूदा हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। श्रीनगर गढ़वाल में स्कूल की फीस माफी को लेकर बच्चों ने सर पर काली पट्टी बांधकर साइकिल से पूरे शहर का चक्कर लगाया और मुख्यमंत्री को उप जिलाधिकारी के तहत अपना ज्ञापन सौंपा। बच्चों का कहना है कि जिस तरह से असम सरकार ने अपने राज्य में हर स्तर की तमाम प्रकार की फीस माफ की है, उसी के तहत उत्तराखंड सरकार भी राज्य की हर स्तर की फीस माफ करे। आज गाजियाबाद की एनडीआरएफ यूनिट में भी 4000 पौधारोपण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि एनडीआरएफ परिसर में हर साल हजारों की तादाद में पौधे लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार ने एनआईटी श्रीनगर गढ़वाल के निर्माण के लिए लगभग 950 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ऐसे में बीजेपी संगठन ने इसे उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा करार दिया है। बीजेपी के अनुसार जो काम 11 साल में नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने कर दिया है। उनके अनुसार अब जल्द ही एनआईटी का निर्माण श्रीनगर में शुरू हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने कानपुर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को लाइब्रेरी से बाबे सैयद गेट तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी और एसीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। शामली में 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बदमाश गैंग बनाकर आपराधिक वारदात को अंजाम देते थे। बदमाश ज्यादातर यूपी और हरियाणा में लूट और चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। संभल में एटीएम लूटने आए बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर दी। खुद को घिरा हुआ देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया तो वहीं 2 बदमाश मौके से भागने में फरार। लखनऊ में बदमाशों के हौसले हर दिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। बदमाशों ने 1 जुलाई को एक शख्स से मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने युवक से मोबाइल छीनने के लिए 5 बार चाकू से युवक पर हमला किया था। मेरठ में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बवाल के दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई है। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। जालौन में मामूली विवाद में युवक ने पड़ोसी को गोली मार दी। युवक के गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी शराब के नशे में धुत था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बुलंदशहर में परिवार विवाद के चलते एक भाई ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी। लोहे की रॉड से सिर पर प्रहार कर हत्या को अंजाम दिया। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुट गई है।